स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर वन भूलपुरा में इमाम समेत 33 लोगों को आज क्वारंटाइन किया जाएगा। कल क्वारंटाइन कराने पर जमकर बवाल हुआ था। वन भूलपुरा इलाके में पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है क्योंकि कई मामले वन भूलपुरा से ही सामने आए हैं और अब 33 लोगों के क्वारंटाइन की बात हो रही है। इसको लेकर कल विवाद हुआ था और आज अब सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल लगा दिया गया है। और इससे पहले रविवार को हल्द्वानी के वन भूलपुरा में कोरोना संदिग्धों को क्वारंटाइन करने को लेकर बवाल हो गया। यहां मस्जिद के इमाम को क्वारंटाइन करने का विरोध हुआ और हजारों लोग सड़क पर उतर गए। हैरान की बात यह थी कि वन भूलपुरा वही इलाका है जो सिर्फ हल्द्वानी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। यहां लाइन नंबर 8 में मस्जिद के इमाम और 13 लोगों को क्वारंटीन किया जाना था। ये सभी लोग कोरोना पॉजिटिव जमातियों के संपर्क में आए थे। अब जैसे ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पहुंची तो हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर गए। लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य टीम को घेर लिया और काफी देर तक हंगामा मचा। इस बीच प्रशासन लोगों से बातचीत करता रहा, धर्मगुरुओं को समझाता रहा, लेकिन भीड़ नहीं मानी और एक तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही थी, वहीं लोगों ने खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ा दी। वन भूलपुरा में अब तक 15 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और यदि इस भीड़ में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ तो हालात कितने खराब हो सकते हैं, इसका अंदाजा साफ तौर से लगाया जा सकता है। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे साथ, हमारे संवाददाता हल्द्वानी से जुड़ आए हैं। शैलेंद्र, कल जब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी तो काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। आज 33 लोगों को क्वारंटीन किया जाना है। किस तरह से वहां पर व्यवस्था की गई है ताकि हालात कल की तरह ना बिगड़े? नीलू, जो कल शाम जिस तरीके का कल हमने देखा था, जिस तरीके का विवाद हुआ था और उसके बाद हजारों की भीड़ जो है सड़कों पे उतर आई थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन ऑफिशियल्स ने बैठक की थी इन मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ और कई सारे जो मुस्लिम राजनेता हैं उनके साथ बैठक की गई थी और इस नतीजे पर पहुंचा गया था कि इन सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन क्वारंटीन करने के बाद जिनमें एक तो सबसे पहले इनका कोरोना टेस्ट होगा और जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होगा उसी को क्वारंटीन किया जाएगा और बाकी सभी उसको आइसोलेट किया जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन बाकी सभी लोगों को होम क्वारंटीन किया जाएगा, यानी घर पे रखा जाएगा। जैसा इन लोगों की मांग थी कि अगर इनमें कोई लक्षण नहीं मिलते हैं, अगर जांच में कोई लक्षण नहीं मिलते हैं तो इनको फिर क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है, ये होम क्वारंटीन में रहेंगे, यही इनकी डिमांड थी। या फिर ये अपने इलाके के किसी स्थानीय होटल में रहना चाह रहे थे, न कि कहीं सरकारी व्यवस्था में जो कि दूर बनाई हुई है वहां ये क्वारंटीन नहीं होना चाहते थे। इसलिए पुलिस प्रशासन ने इस बात पर पुलिस प्रशासन सहमत हो गया कि अगर जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं मिलेंगे पहली जांच में, उनको घर में भेज दिया जाएगा, होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा और जिन लोगों में कोरोना के लक्षण मिलेंगे वो जाहिर तौर पर अस्पताल में भर्ती होगा। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया है। पहले ये था कि जितने भी लोग जमातियों के संपर्क में आए थे, कोरोना पीड़ित जमातियों के संपर्क में आए थे, सभी लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा और ये नॉर्म्स भी हैं, इसके नियम भी हैं। लेकिन एक तरीके से प्रशासन झुकता हुआ दिखा इस पूरी की पूरी भीड़ के सामने और एक बीच का रास्ता निकाला गया कि साहब अब इनको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, अब इनको होम क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, होम क्वारंटीन की बात उन लोगों के लिए हो सकती है जो इनके संपर्क जमातियों के संपर्क में न आए हों, लेकिन जो लोग उनके संपर्क में आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को जब पहले से मालूम था कि जो शहर की ये वाली मस्जिद है इसके इमाम उनके संपर्क में आए हैं, प्रशासन को पहले से मालूम था, तो लेकिन उन्होंने पहले इनको क्वारंटीन क्यों नहीं किया, इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्यों उनको छूट दी गई और बाकी लोगों को क्यों छूट दी गई जो उनके संपर्क में आए हुए थे, जब पहले से प्रशासन को मालूम था? ऐसा नहीं था कि प्रशासन को नहीं मालूम था कि यहाँ पर जो जमातें आकर के रुकी हुई हैं, मुरादाबाद, अमरोहा से, उसके अलावा उड़ीसा और दिल्ली की जमातें यहाँ पर आकर के रुकी हुई हैं, ये प्रशासन को पहले से मालूम था। और जमातें जब मस्जिदों में बिल्कुल वन भूलपुरा है, यहाँ से कई मामले सामने आए हैं, जमातियों के कई केसेस सामने आए हैं और ऐसे में इन लोगों का हल्ला गुल्ला और प्रशासन की इस तरह से सुस्ती कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। और देहरादून से भी एक राहत की बड़ी खबर है। यहां पर सीएमओ कार्यालय के डॉक्टर की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। 2 दिन पहले कोरोना संदिग्ध के रूप में डॉक्टर को भर्ती किया गया था। डॉक्टर क्वारंटाइन में रखे गए थे, लोगों का सैंपल लेते थे। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब राहत की सांस ली है।
और रविवार को भी पूरे राज्य में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया और पिछले 96 घंटे यानी कि 4 दिन से उत्तराखंड में कोरोना का नया केस नहीं मिला है। अभी तक कुल 1820 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से अभी 333 सैंपल की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। अब उत्तराखंड में कुल 35 ही मरीज है, जिसमें से 7 ठीक हो चुके हैं और एक्टिव मामले सिर्फ 28 ही है। पिछले 4 दिन से नए मरीज का नहीं मिलना अच्छा संकेत माना जा रहा है। और तबलीगी जमात में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कई तरह की समस्याएं आने लगी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक देहरादून में धर्मपुर सब्जी मंडी से लेकर सरस्वती बिहार और नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में कुछ फल और सब्जी विक्रेता भगवा रंग के गमछा और तिलक लगाकर सामान बेच रहे हैं। यही नहीं, कई जगहों पर नाम पूछकर सब्जी वालों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसमें देहरादून के अलावा हल्द्वानी और हरिद्वार का भी जिक्र किया गया। पुलिस को अंदेशा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण की इस प्रवृत्ति पर अगर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में ये सांप्रदायिक तनाव के रूप में सामने आ सकता है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय के सभी जिलों के एसपी को पत्र भेजकर अलर्ट किया गया है। वहीं पुलिस के पास आ रही शिकायतों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इस तरह की शिकायतें जो है आ रही हैं पुलिस के पास और इनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। और अगर वेरीफाई करने के बाद अगर लगता है कि सही शिकायत है और इस तरह की बातें सही में हो रही हैं तो हम लोग इस पर जो लीगल कार्रवाई है जरूर करेंगे। उत्तराखंड समेत देश के कई जगहों पर बनाई जा रही सैनिटाइजिंग टनल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अनुपयोगी करार दिया है। इस संबंध में जारी एडवाइजरी के बाद उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सैनिटाइजिंग टनल के उपयोग पर रोक लगा दी है। के संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थलों पर सैनिटाइजिंग टनल्स बनाई जा रही हैं। ये देहरादून का निरंजनपुर मंडी क्षेत्र है। यहाँ पर भी करीब 85,000 की लागत से ये 15 फीट लंबी सैनिटाइजिंग टनल बनाई गई है और इसी तरह से हल्द्वानी से लेकर रुद्रपुर और हरिद्वार में भी सैनिटाइजिंग टनल बनाई जा रही है और लगातार अन्य टनलों का भी बनाने का काम जारी है। लेकिन WHO की जो ताज़ा एडवाइजरी जारी हुई है उसके अनुसार इस तरह की जो टनल्स हैं इनसे किसी भी तरह का संक्रमण नहीं रुक पाता। ये मात्र सुरक्षा का एक भ्रम पैदा करती हैं। WHO ने कहा है कि सिर्फ सैनिटाइजर से हाथ धोने का जो ऑप्शन है उसका कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। इस तरह की सैनिटाइजिंग टनलें कोई सुरक्षा नहीं दे सकती। इस ताज़ा एडवाइजरी के बाद देश भर में और खासकर उत्तराखंड में बनाई जा रही इस तरह की सैनिटाइजिंग टनलों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और लॉकडाउन के बीच फिल्म अभिनेता दीपक डोबरियाल और मनोज वाजपेयी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में फंस गए हैं। अल्मोड़ा के सोनापानी में ये लोग शूटिंग के लिए पहुंचे थे और लॉकडाउन के बाद पूरे क्रू के साथ यहीं पर फंसे हुए हैं। ये लोग 10 मार्च को पहुंचे थे। तनु विट्स, मनु और ओमकारा जैसे कई हिट फिल्मों में काम कर चुके दीपक डोबरियाल अभी भी वहीं पर हैं और उनका कहना है कि वो स्वर्ग में लॉकडाउन है। मैं लॉकडाउन हुआ हूँ, ये एक तरह की ब्लेसिंग है। काश ये सबको नसीब होती तो, लेकिन इसी में भी हमने वही पूरी मर्यादा रखी हुई है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पे हैं हम सब लोग और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, हाथ वाथ धोते हैं। और इसी बीच में मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, पोइट्री लिखता हूँ, कुछ थॉट्स लिखता हूँ। यहाँ पे 1-2 खेत हैं, वो खेती बाड़ी करता हूँ। कुछ आलू लगाए हैं मैंने, जब उगेंगे तो बताऊँगा, है ना। तो कुछ ना कुछ एक रचनात्मक जो माहौल है मैंने वो रखा हुआ है सब लोगों ने, जितने भी हैं 8-10 लोग यहाँ पे अलग अलग। तो वही मैं अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग अपने घरों में रहें जो सक्षम हैं और जो इसे एक जिम्मेदारी की तरह और एक देश पे और पूरी मानवता पे एक आपदा की तरह इसे लेते हैं, वो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। और हल्द्वानी के पास लाल कुआं में कुछ लोग क्वारंटीन किए गए हैं, लेकिन अब उन लोगों ने खाना तक नहीं खाने का ऐलान कर दिया है जब तक कि उन्हें घर नहीं पहुंचा दिया जाता। इसमें कई लड़कियां भी हैं जिन्हें दिल्ली से लाकर यहां क्वारंटीन कर दिया गया था और 17 दिन से एक ही बिल्डिंग में ये फंसी हुई है। कल से किसी ने खाना नहीं खाया है। हम तो चलो अभी इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं तो हम सह सकते हैं, जो हमसे भी ज्यादा ओल्ड हैं यहाँ पे वो लोग इतनी भूख बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कोई खाना नहीं खा रहा। जब तक यहाँ पे घर हमको सुविधा से हमारे घर तक नहीं भेजा जाएगा तो यहाँ पे कोई खाना नहीं खाएगा। अगर हमें थोड़ा भी दया करते हो तो प्लीज हमारी इस रिक्वेस्ट को समझने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हो मरना है, मारना है, यही रखना है तो हम
हाथ में ना सोचे, इन बच्चों के बारे में तो जरूर सोचे, जरूर ये सोचे कि ये भूखे हैं और हम सब भूखे हैं, हम अपनी भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चे और जो बूढ़े हैं तो भूख बर्दाश्त कर पाएंगे नहीं, क्योंकि अब हमारी समस्या ये बाहर हो चुका कि हमें करना क्या है। हम पिछले लोगों ने सबने डिसाइड किया कि खाना छोड़ देते, यही तभी हमारा प्रशासन हमारी सुनेगा, और आज सबने खाना पीना बंद कर दिया अपना, बाकी आप प्रशासन के हाथ में। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। वन भूलपुरा के संदिग्ध के परिवार के 4 सदस्यों को अब सूखाताल में क्वारंटीन कर दिया गया है। सभी लोगों को खबर चलने के बाद अस्पताल लाया गया, जिसके बाद सूखाताल क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। दरअसल शनिवार को संदिग्ध घूम रहा था, पुलिस उसको लेकर अस्पताल आई, जहां उसे खांसी, जुकाम और गले में दर्द की शिकायत थी। जो एक पेशेंट है संदिग्ध, पुलिस वाले कल रात में यहाँ लेकर आए, तो उसका स्क्रीनिंग करने के बाद हमें वो लगा सस्पेक्टेड, तो हमने उसको हल्द्वानी के लिए रेफ़र कर दिया है और आगे फर्दर कार्रवाई वहाँ पर चल रही है। उन्होंने उसको एडमिट किया है और उसकी सैंपलिंग उन्होंने करके जांच के लिए। न्यूज 18 की खबर के बाद आखिरकार बनफूलपुरा से आए संदिग्ध के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये देख सकते हैं कि बीडी पांडे जिला अस्पताल है। यहाँ पे अभी हमने दिन में खबर ये दिखाई थी कि जो एक व्यक्ति था वो बनफूलपुरा से नैनीताल आ गया, जबकि बनफूलपुरा को पूरी तरीके से सील किया गया है। उसके बाद वो नैनीताल आया और नैनीताल आने के बाद उसको नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में लाया जाता है। हालांकि जो उसके परिवार के लोग हैं उनको भी रात को यहाँ लाया जाता है और उनको फिर वापस डॉक्टरों की टीम द्वारा घर भेज दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से हमने खबर दिखाई है उसके बाद अब प्रशासन जागा है और प्रशासन ने उन सारे लोगों को सूखाताल क्वारंटीन भेज दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि जिस बनफूलपुरा को प्रशासन ने सील किया है, वहां से आखिरकार ये आदमी नैनीताल कैसे पहुंचता है, इसकी किसकी जिम्मेदारी है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। और देहरादून में केवल बिहार के लोगों ने कोरोना महामारी से सच्चे कोरोना वॉरियर्स के रूप में नगर निगम के कर्मचारियों का स्वागत किया। निगम कर्मी लक्ष्मण हर रोज इलाके में कूड़ा उठाने के लिए आता है, लेकिन ये पहली बार देखने को मिला जब लोग उसका इंतजार कूड़े के लिए नहीं बल्कि उसका स्वागत करने के लिए कर रहे थे। इलाके के लोगों ने निगम कर्मी का स्वागत फूल मालाओं और नोटों की मालाओं से किया। और लॉकडाउन के दौरान दिन में ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिली है। अब दिन में पुलिसकर्मी को सिर्फ 4 घंटे की ही ड्यूटी करनी होगी और लगातार काम कर रहे पुलिसकर्मियों को राहत देने के लिए ये नया फॉर्मूला बनाया गया है। अभी तक पुलिस की 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की ड्यूटी होती थी, जो अब बढ़ाकर 4 शिफ्ट कर दी गई है। यही नहीं, पुलिस के जवानों को दिन में लस्सी, पानी, जूस और शिकंजी की व्यवस्था भी करवाई गई है। की ड्यूटी दिन में ली जाए, रात के समय भले ही जो है 8 के बजाय हम लोग 9 घंटे का ड्यूटी कर लें, लेकिन दिन के समय जो है वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा अगर कि हम लोग उसको थोड़ा सा कम करते हैं। इसके अलावा दिन में जो है जब से गर्मी है उससे बचाव के लिए जो प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में लगातार ब्रीफ कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं या जो भी असिस्टेंस उनको मिल सकता है उसके लिए भी पुलिस से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। साइड में रहने वाले पत्रकार पुरुषोत्तम असनोड़ा को रविवार को हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया और समय पर मदद मिलने के चलते उनको एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती करा दिया गया, जहां उनकी हालत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। परिजनों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते उन्होंने नैनीताल सांसद अजय भट्ट से संपर्क साधा। पेशेंट की हालत को देखते हुए सांसद अजय भट्ट ने सीएम त्रिवेंद्र रावत से गुजारिश की, जिसके बाद असनोड़ा को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश पहुंचाया गया। रुद्रपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ ने कोरोना के मुश्किल दौर में ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को सम्मानित किया। बेहड़ ने सम्मान के साथ ही पुलिसकर्मियों को ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर भी दिया ताकि पुलिसकर्मी कोरोना से सुरक्षित रह सके। हमारी रक्षा के लिए घूम रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं दिन रात, ना इनको सोने को मिल रहा है, ना ही अपने बच्चों के पास जा पा रहे हैं, परिवार के पास नहीं जा पा रहे, इनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे अपने पुलिस के साथियों का हम सम्मान करते हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और राज्य में भी देहरादून में सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट है, लेकिन दून के लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब मरीज बढ़ते भी हैं
तो दून प्रशासन ने इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। 30 अप्रैल तक कोरोना मरीजों की तादाद 280 या फिर 300 तक भी पहुंचती है तो भी हालात से कैसे निपटना है, इसका एक्शन प्लान तैयार किया जा चुका है। हालात बिगड़ने पर महंत इंद्रेश अस्पताल के अधिग्रहण की भी तैयारी है, जबकि दून अस्पताल में कोरोना के मरीज रखे जाएंगे, जिसके लिए करीब 350 बेड का इंतजाम किया गया है। 30 अप्रैल तक डॉक्टर और नर्स की ड्यूटी चार्ट भी तैयार कर ली गई है। हॉस्पिटल है, उसको हमने चूज किया, उसमें हमारा प्रॉपर टीम गई, हम लोगों ने उनका रेडीनेस सर्वे किया, हमें शासन से निर्देश मिले कि ये चेकलिस्ट पे उन लोगों को हम लोग असेस करें, वो हमने असेस किया एंड वी फाउंड आउट कि वहाँ पे जितनी मात्रा में स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली वहाँ पे नर्सेज जो हैं वो काफी अच्छे नंबर पे हैं। वहाँ पे रफली 900 नर्सेज हैं which can comfortably take care. They have 1000 bed hospital as well or with good amount of ICU beds. और संकट की घड़ी में लोग ईश्वर को ही याद करते हैं। यही वजह है कि कोरोना वायरस को लेकर लोग अब पंडित और आचार्य के शरण में जा रहे हैं। यहां तक कि विदेशों में रह रहे भारतीय भी अब पूजा पाठ के टिप्स ले रहे हैं। 3 महीने में जैसे कोरोना वायरस ने पैर पसारे, इससे हर कोई परेशान है। उत्तराखंड में दून में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद लोग दहशत में हैं। अब किसी को आर्थिक संकट की चिंता है तो किसी को परिवार की, वहीं कुछ लोगों को तो नौकरी जाने का भी डर सताने लगा है। पंडित बताते हैं कि आए दिन उनके पास लोगों के इसी तरह के कॉल्स आ रहे हैं। कुछ तो ऑनलाइन पूजा पाठ भी करवाने लगे हैं। कोरोना वायरस जिसको हम कहते हैं बैट, चमगादड़ से आया है। जिस नक्षत्र में राहु है उस नक्षत्र का निवास स्थान, बहुत सारे निवास स्थान होते हैं, उनमें से एक निवास स्थान रडार है और चमगादड़ की खासियत उसका रडार है। वो उसको सबसे ज्यादा हम रडार की वजह से जानते हैं, रात को भी वो देख सकता है। तो आप देखिए पूरा कनेक्शन बन रहा है इन सब चीजों में। और जो उनके राहु के काउंटर पार्ट समझिए केतु है, वो मूल नक्षत्र में, यानी कि रूट, तो एकदम जड़ से हर किसी को हिला रहा है। वहाँ क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पे एक डर बना रहता है। वहाँ बच्चों में जो है एंजाइटी बहुत आ गई है, पेरेंट्स में एंजाइटी आ गई है। वो इस तरह के प्रश्न करते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं रहा है, अब क्या होगा। तो जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो उस विधि को जब हम उनको समझाते हैं तो तब उन पर दिलासा देते हैं, उनको समझ आती है कि हम अब क्या कर सकते हैं ताकि हमें जो है शक्ति मिले और हम केंद्रित हों। लोगों को लगता है कि जब बीमारी होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर संकट के समय में भगवान के शरण में ही हल निकलेगा। डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, दवाइयाँ चलती हैं, इलाज चलता है, सब हर एक से एक बेहतर सुविधा हम यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर लास्ट में कहता है ये सब ठीक है, लेकिन साथ में अंत में भगवान का ही आशीर्वाद है। तो कहीं ना कहीं और भगवान के पास जाने के लिए उनको एक क्या हमें उनसे पूछना है, किस तरह जानना है। जो आध्यात्मिक गुरु है हमारे, गुरुजी कर देते हैं। जब भी कोई कुछ होता है, कोई मुसीबत आती है तो गुरुजी से बस आशीर्वाद ले लेते हैं और सफल भी होते हैं। उसमें आशीर्वाद उनका बना रहता है गुरुजी का। ये तो तय है कि ज्यादा समय तक कोरोना का कहर नहीं रहने वाला है। ऐसे में लोगों को वायरस खत्म होने के बाद की चिंता सताने लगी है, जिसके लिए पंडित पुरोहित की शरण में जाना ही लोगों को ठीक लग रहा है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। और लॉकडाउन में मिले समय का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये देखने को मिला है पिथौरागढ़ में, जहां एक शिक्षक दंपत्ति घर पर ही मास्क बना रहे हैं और जरूरतमंदों को फ्री में बांट रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है तो वो है मास्क। लॉकडाउन के बाद तो मास्क बाजारों से पूरी तरह गायब हो गए हैं। ऐसे में मास्क की कमी को दूर करने के लिए पिथौरागढ़ के राजेश और उनकी पत्नी उषा ने बेहतरीन पहल की है। पेशे से शिक्षक दंपत्ति घर में ही मास्क तैयार करने में जुटे हैं। यही नहीं, तैयार 3 लेयर मास्क को ये दंपत्ति मुफ्त में लोगों को दे रहे हैं। हमें लगा कि लोगों के पास मास्क नहीं है और घर पे बना करके दिए जा सकते हैं। लॉकडाउन का समय है, समय भी है हमारे पास, इसलिए हम लोग बना रहे हैं। निःशुल्क हम वितरण कर रहे हैं। पहले हम अपने आस पड़ोस में इसको वितरित कर रहे हैं, फिर गांव में वितरित करेंगे, फिर उसके बाद पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग को ये मास्क दिए जाएंगे। शिक्षक दंपति एक दिन में 80 के करीब मास्क तैयार कर रहे हैं। तैयार मास्क को पहले चरण में पड़ोसियों को दिया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में इन्हें ग्रामीण इलाकों में भेजने की तैयारी है। यही नहीं, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी ये दंपति अपने खर्च पर मास्क तैयार कर रहे हैं। इनकी ये पहल उन लोगों के लिए भी प्रेरणा हो सकती है जिनके लिए लॉकडाउन का वक्त काटे नहीं कट रहा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
और उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। 14 अप्रैल को अन्य जिलों में बारिश की संभावना है, साथ ही ओलावृष्टि की भी आशंका है। मैदानी इलाकों में तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं 15 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश की संभावना है। तो बारिश की संभावना जताई जा रही है 14 और 15 अप्रैल को, और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि भी हो सकती है।